बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। HCI का लेक्चर नंबर 16 यूज़र सपोर्ट पे हम बात करेंगे। टुडेज आउटलाइन। अब हर यूज़र की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं और वो उसके लिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है एट डिफरेंट टाइम्स पे। So user have different requirements for support at different times. User support should be available but not obtrusive. उसको अवेलेबल होना चाहिए लेकिन उसको अब रोक के काम नहीं करवाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। एक्यूरेट और रोबस्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक्यूरेट भी होनी चाहिए और जब भी ज़रूरत हो वो मौजूद होनी चाहिए। कंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल, एक सपोर्ट एक तरीके की हर वक्त उसी तरीके से मिलती जानी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि अगर यूज़र कोई चेंज चाहता है तो वो यूज़र भी चेंज कर सके, या अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकें। सो दिस इज़ द आउटलाइंस टुडे। फिर हम यूज़र सपोर्ट पे जब हम जाते हैं उसमें देयर आर नंबर ऑफ स्टाइल्स। कमांड बेस्ड मेथड्स जो प्रीवियसली होता था, कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प के जिस कॉन्टेक्स्ट में वो फंसा हुआ है वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। फिर ट्यूटोरियल हेल्प, अगर कोई चीज़ उसके लिए नहीं है तो उसके लिए देयर शुड बी अ ट्यूटोरियल फॉर हिम। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली वो सपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन भी ले सके। विजर्ड्स एंड असिस्टेंट्स के आपने उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए कुछ विजर्ड्स बना दिए हों, कुछ उसकी असिस्टेंटशिप कर दी हो। फिर एडेप्टिव हेल्प के जैसी हेल्प चाहिए है उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एडेप्टिव हो जाए। फिर डिज़ाइंस ऑफ यूज़र सपोर्ट मस्ट टेक अकाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन इश्यूज़ कि प्रेजेंटेशन इश्यूज़ क्या हैं उसमें, और फिर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना दें जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम यूज़र सपोर्ट को अगर ओवरव्यू करें तो हमें पता चलेगा यूज़र्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एट डिफरेंट टाइम्स। डेफिनेटली ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि यूज़र को जो है वो हर तरह की सपोर्ट चाहिए होती है और उसकी सपोर्ट टाइम टू टाइम डिफ़र कर रही होती है। जब नोवाइस होता है तो कुछ और होती है, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है तो सपोर्ट सिस्टम कुछ और उसको चाहिए होता है, और जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। सिमिलरली वो एक काम जब स्टार्ट लेता है तो उसको बहुत ही शुरू में बड़ी बेसिक सी सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे वो इस काम की डेप्थ में जाता है उसकी सपोर्ट सिस्टम को उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि वो फिर टेक्निकल लेवल पे शायद उसको सपोर्ट चाहिए होती है। देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ असिस्टेंट दैट यूजर्स रिक्वायर। जो यूजुअली जो हमने कैटेगराइज कर दिया है वो 4 टाइप की असिस्टेंटशिप में कर दिया है। क्विक रेफरेंस जो उसको इमीडिएटली चाहिए होता है। टास्क स्पेसिफिक हेल्प उसको चाहिए होती है कि जिस टास्क में है उस टास्क के बारे में उसको सपोर्ट मिल जाए। फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, समटाइम्स उस टास्क के बारे में या उस काम के बारे में उसको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जानी चाहिए। और सिमिलरली अगर कोई काम वो स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो स्टार्ट लेवल पे उसका ट्यूटोरियल भी चाहिए होता है, सो दैट कि वो एक ट्यूटोरियल एक सॉर्ट ऑफ अमल है जिसमें आप देख के ट्यूटोरियल को देख के और आप करते रहते हैं, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम के साथ वो स्टार्ट से जिस लेवल तक का ट्यूटोरियल बना हुआ है एक टास्क को या सारी टास्क को वो आप टच करते हुए और एंड तक कर लेते हैं। सो ये एक तरह से आपका गो थ्रू हो जाती है चीज़ थ्रू ट्यूटोरियल। क्विक रेफरेंस is used primarily as a reminder to the user of the details of tools he is basically familiar with and has used before. क्विक रेफरेंस का मतलब ये है कि हम ये कर रहे हैं कि उसने जो चीज़ें शायद पहले भी की हुई हैं, उसने यूज़ भी की हुई हैं, लेकिन वो जब दोबारा करने आ रहा है तो उसको एक तरह से क्विकली रेफरेंस मिल जाए कि यार ये स्टेप्स करेंगे तो आपको ये चीज़ हो जाएगी। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट इज देयर। It may, for example, be used to find a particular command option or to remind the user of the syntax of the command. So, किसी कमांड को अगर ढूंढना है उसको भी ढूंढ सकते हैं, या कोई कमांड इस्तेमाल करनी है या कोई मेन्यू इस्तेमाल करना है तो उसका क्विक रेफरेंस उसको मिल जाए। सो ये सिंटेक्स ऑफ द कमांड भी मिल जाए कि इस कमांड को, कॉपी की कमांड को कैसे यूज़ करना है। सो वो कमांड उसको पता चल जाएगा कि ये कमांड देनी है, सो ऑन सो फोर्थ।
विंडोज़ में क्विक रेफरेंस जो है या टेलनेट में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये आ रहा है कि अगर आप उसकी हेल्प करेंगे यहाँ पे, तो टेलनेट/हेल्प की, तो आपको उसकी ऑप्शंस पता चल गई कि ए करेंगे तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिक लॉग ऑन, फिर लॉग फाइल भी दे सकते हैं, यूज़र भी दे सकते हैं, और इसी तरह टर्मिनल, होस्ट, पोर्ट, सारी चीज़ें आप उसमें कि क्या चीज़ आप उसको चाह रहे हैं, ये सारी कमांड्स की आपको एक क्विक रेफरेंस के तौर पर हेल्प मिल गई। हो सकता है कि आप यूज़र की कमांड के साथ टेलनेट और यूज़र नेम देके बड़े आराम से कर लेते हो, बट ये इस तरीके से इसको हम लेके चल सकते हैं। सो ये एक क्विक रेफरेंस है एक टेलनेट की कमांड को यूज़ करने का। अब अगर हम वर्ड में चले जाएं, वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे था, ज़रा वर्ड की उस पे चले जाएं तो अब ये क्विक एक्सेस टूल बार है वर्ड में, टाइटल बार है, क्लोज बटन है, ऑफिस बटन है, इसी तरह ये रिबन्स हैं, फिर ये रूलर है, फिर ये इंसर्ट पोजीशन है, डॉक्यूमेंट विंडो है, ये हॉरिजॉन्टल बार है, ये वर्टिकल बार है, ये जूम स्लाइडर है, ये व्यू बटन्स हैं, ये स्टेटस बार है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्विक रेफरेंस हैं, जहाँ जहाँ आप लेके जाते जाएंगे वो आपको बताता रहेगा कि ये आप किस तरफ आए हुए हैं और क्या, फिर आप उसकी मदद से, क्योंकि आपने ये पहले यूज़ किया हुआ होगा, तो क्विक रेफरेंस का मतलब ही है कि पहले यूज़ किया हुआ है, अब आपको सिर्फ एक तरह से रिमाइंडर दिया जा रहा है कि ये चीज़ करने वाले हैं आप। टास्क स्पेसिफिक हेल्प का मतलब है कि टास्क स्पेसिफिक हेल्प इज रिक्वायर्ड व्हेन द यूजर हैज एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क और व्हेन ही इज अनसर्टन हाउ टू अप्लाई द टूल टू हिज पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो जब भी वो किसी पर्टिकुलर टास्क पे आ गया है या किसी उसको प्रॉब्लम में आया हुआ है, तो अब उस प्रॉब्लम के लिए कौन सी टास्क है, कौन सा टूल है, कौन सा बटन उसको दबाने, अब अगर उसको ये नहीं पता चल रहा तो फिर वहाँ पे जो उसको हेल्प चाहिए होगी उसको हम टास्क स्पेसिफिक हेल्प करते हैं। द हेल्प that is offered is directly related to what is being done. So जो कुछ उसने किया हुआ होता है उससे रिलेट कर रही होती है, और वो हेल्प जब आप दे रहे होते हैं तो उसको पता होता है। जैसे कि अगर डिलीट कर दिया है तो इमीडिएटली सवाल आ जाता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल। सो ये एक तरह से उसको प्रॉम्प्ट हो रहा है। अब अगर वो डिलीट करना चाह रहा है और उसको हेल्प चाहिए है और उसको बटन नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पे वो हेल्प लेना चाह रहा है कि कैसे डिलीट करूं। सो ये उसकी टास्क स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई है कि उसको डिलीट करना नहीं आ रहा, हाउ टू डिलीट इट, या डिलीट कर दिया अनडू करना नहीं आ रहा, हाउ टू अनडू इट। सो दिस इज टास्क स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और फिर उस टास्क से उसको प्रॉब्लम हो गई, अब उसकी हेल्प चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि नेक्स्ट स्टेप पे जाए कैसे। सो ये उसकी नेक्स्ट टास्क करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। सो अगर हम एग्जाम्पल करें तो यहाँ पे आ रहा है कि नेविगेशन पेन पे अगर आपने क्लिक कर दिया है तो ये उस साथ में नेविगेशन पेन जो है उसका खुल गया, जिसमें कि तमाम स्लाइड्स आ गई हैं। अगर हम एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, सो ये सारी उसके पास आ गई हैं, या वर्ड में उसके पास पूरा जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बन के आ गया है कि किस पेज पे क्या क्या चीज़ें, क्या कौन से हेडिंग्स दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है, उसको जहाँ जाना है कर सकता है। फिर इसको चाहे तो वो टैब में चला जाए, चाहे तो टाइल्स में चला जाए, चाहे तो वो ऑप्शंस मुख्तलिफ कर सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह रूलर की कमांड को अगर वो अनक्लिक करेगा तो ये जो रूलर आ रहा है, ये जो आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ हेल्प इज कॉल्ड टास्क स्पेसिफिक हेल्प। अब अगर पावर पॉइंट में देख रहे हैं मेक अ न्यू स्लाइड ऑन कॉमन टास्क टूल बार क्लिक न्यू स्लाइड, सो वो ये बता रहा है कि अगर आप उसको न्यू स्लाइड एंटर करना नहीं आ रहा, कि नई स्लाइड, अब उसने स्लाइड्स बना ली है, बीच में कहीं पे भी एंटर करना चाह रहा है तो उसको समझ नहीं आ रही है एंड में एंटर करना है या शुरू में एंटर करना है। सो यहाँ पे उसको हेल्प आ गई ऑन द कॉमन टास्क टूल बार के ऊपर न्यू स्लाइड की ऑप्शन है, उसको अगर क्लिक कर देंगे तो न्यू स्लाइड बन जाएगी। स्क्रॉल टू सी मोर लेआउट्स एंड देन क्लिक द वन यू वांट, फिर अगर आप
चाहते हैं कि कोई और जो है वो लेआउट के साथ आए, तो आप उसके साथ ही जो स्क्रॉल का बटन है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेआउट्स खुल जाएंगे। आप फिर जिस स्पेसिफिक लेआउट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये एक तरह से टास्क स्पेसिफिक हेल्प की एग्जांपल हो गई। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं तीसरी कैटेगरी में, फुल एक्सप्लेनेशन। फुल एक्सप्लेनेशन क्या है? द मोर एक्सपीरियंस्ड और इंक्विजिटिव यूजर में रिक्वायर अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टूल और कमांड टू इनेबल हिम टू अंडरस्टैंड इट मोर फुली। सो जो इंक्विजिटिव है, जिसमें थोड़े से कहते हैं कि जब तक उसको सारी बातें समझ नहीं आ जाए वो आगे चलना नहीं चाहता, तो इस तरह के जो यूजर्स होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, उनको जो है ये फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। देन दे रिक्वायर द फुल एक्सप्लेनेशन। सो उनके लिए हमें वंस अगेन सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है। दिस एक्सप्लेनेशन विल ऑलमोस्ट सर्टेनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट द यूजर डज नॉट नीड एट दैट टाइम। अब इसमें वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कंप्लीट तो एक तरह से आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसको, सो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी मौजूद है जो उसकी उस वक्त तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि कंप्लीट देखना चाह रहा है तो उसको नेक्स्ट स्टेप या आगे की चीज़ें भी जो उसमें कंप्लीटली डिफाइन होनी चाहिए। सो इन फुल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को अगर हम देखें, सो यूनिक्स में जो प्लेटफॉर्म है, मोस्ट प्रोग्राम्स एंड मेनी प्रोटोकॉल्स, फंक्शंस एंड फाइल फॉर्मेट्स हैव अकम्पनिंग मैनुअल्स। सो हर तरह की कमांड, जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके साथ उनका मैनुअल आता है। सो अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स पे काम कर रहे हैं तो विद द मैन कमांड आप MAN लिखेंगे, यू कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इन मैनुअल एंड डिस्प्ले इट एज अ टेक्स्ट आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। सो आप जब मैन की कमांड लिखेंगे तो उस जो जिस जगह पे आप हैं, या आपको अगर पता है कि आप किसका मैनुअल देखना चाह रहे हैं, लेट सपोज वर्ड का देखना चाह रहे हैं, तो आप मैन वर्ड लिखेंगे तो आपको वर्ड का मैनुअल पूरा खुल के आ जाएगा। मैनुअल का मतलब ही ये है कि इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है कि वर्ड कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एडिट करना है, उसमें कैसे डिलीशन करनी है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे मैक्रोज लिखनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो इन्फॉर्मेशन जो उसको उस वक्त एक्चुअली चाहिए भी नहीं है, वो सब मौजूद होंगी उसके अंदर। सो जब हम मैन की कमांड देते हैं तो वो इस तरीके से, मैन का अगर हम हेल्प ही देख लें, सो उसमें ये बता रहा है कि मैन में कौन कौन सी कमांड्स हैं, किस किस ऑप्शन के साथ आप उसको खोल सकते हैं, और ये बता रहा है कि ये मैनुअल पेजर है एक तरह से। ईच पेज आर्ग्यूमेंट गिवन टू मैन इज नॉर्मली द नेम ऑफ अ पैराग्राफ, यूटिलिटी और फंक्शन। सो उसके अंदर कोई भी यूटिलिटी और उसके फंक्शंस को दिया हुआ है, एंड इसी तरह से उसमें उसके तमाम आर्ग्यूमेंट भी दिए हुए हैं। A section if provided will direct man to look only in that section। अगर आप किसी खास सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप मैन के सेक्शन की कमांड देंगे तो वो उस सेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप फर्स्ट पेज देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज देखना है, आगे जाना चाहते हैं आगे चले जाएं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये पूरा एक मैनुअल का हेल्प दे दी है कि कैसे यूनिक्स में होती है। एंड इसी तरह से जब आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के या प्रोग्राम के या किसी फंक्शन के मैनुअल में जाएंगे तो फिर उसकी भी डिटेल इसी तरह से दी हुई होंगी। अब ये सारी कमांड हो सकते हैं उस वक्त ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट के जो है वो हमारा ट्यूटोरियल है। दिस इज पर्टिकुलरली एम्ड एट न्यू users of a tool and provide step-by-step instructions by working through examples of how to use the tool। So ये क्या तरीक़ेकार है कि ये हमने नए यूज़र के लिए दिया हुआ है और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। और इसके यूजुअल तरीका ये है कि आप एक एग्जांपल को लेते हैं कि आपने फाइल वर्ड में काम शुरू किया है। वर्ड का अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी वर्ड के आइकॉन को कैसे क्लिक करना है। अगर वर्ड का आइकॉन नहीं नज़र आ रहा डेस्कटॉप पे तो प्रोग्राम में जाके, फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके, और फिर उसके वर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो वर्ड खुल जाएगा। और वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप कि अब आपने न्यू करना है तो न्यू करें, और फिर आप टाइपिंग करें, फिर टाइपिंग करना है, बैक पे जाना है तो कैसे जाना है, सो ऑन सो फोर्थ। ये पूरा एक ट्यूटोरियल बना होता है और वो पूरे टूल को समझा देता है वन बाय वन कि आपने कैसे इसमें काम करना है, स्टार्ट लेना है।
अगर मेल मर्ज का ट्यूटोरियल देखें, इफ यू हैव not already done so, write your letter now. To add recipient information to your letter, click a location in the document and then click one of the items below. ये सारे items हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से आप जो है इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो पूरे ट्यूटोरियल में पूरे तरीके से आपको बताया हुआ है कि वर्ड के अंदर मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं and this and so on so forth. टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हमने ये देखा कि ये 4 टाइप्स हैं और लेकिन ये जो चारों टाइप्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर कमांड बेस पे आपको हेल्प चाहिए, क्विक रेफरेंस चाहिए या आपने नॉर्मली क्विक रेफरेंस चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको टास्क स्पेसिफिक हेल्प नहीं देंगे और टास्क स्पेसिफिक हेल्प और क्विक रेफरेंस दे दिया है तो आपको फुल डिस्क्रिप्शन उसका मैनुअल भी देना होगा एंड सिमिलरली आपको उसका ट्यूटोरियल भी देना पड़ेगा. ये चारों चीज़ें एट टाइम्स ज़रूरी हो जाती हैं. टुगेदर दे सपोर्ट रेंज ऑफ पॉइंट्स इन यूज़र एक्सपीरियंस विद द सिस्टम. एक साथ जब ये चारों मिल जाते हैं तो ये ऑब्वियसली पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, सपोर्ट रेंज बन जाती है यूज़र्स की किसी भी एक्सपीरियंस के साथ वो आया हुआ हो, चाहे बिगनर हो से लेके एक फुली टैलेंटेड और फुली एक्सपीरियंस बंदे के लिए, सबके लिए उस सिस्टम में ये सपोर्ट बन जाती है. और हर टाइप जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है. ऑफलाइन का मतलब ये है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है. शुड बी कंसिस्टेंट इन कंटेंट, और वो जो क्विक रेफरेंस में है वही उसकी टास्क, अगर उस क्विक रेफरेंस की उस टास्क में जिसके वो रेफरेंस ले रहा है, क्विक रेफरेंस ले रहा है, उसी टास्क में उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो हेल्प भी मौजूद होनी चाहिए जो हमें क्विक रेफरेंस में नज़र आ रही है. सिमिलरली मैनुअल में भी वही हेल्प होनी चाहिए और अगर ट्यूटोरियल में उसी जगह पे आए हुए हैं तो वो वाली चीज़. हर जगह वो कंसिस्टेंटली दिखा रहा हो कि ये करेंगे तो ये होगा. ये ना हो कि क्विक रेफरेंस में कुछ और बात कर रहा है और टास्क स्पेसिफिक में वो कुछ और बात कर ले. प्रेजेंटेशन मीडियम में हैव इम्पैक्ट ऑन डिज़ाइन. अब क्या प्रेजेंटेशन मीडियम होना चाहिए कि आपने बबल दिखाना है, आपने टेक्स्ट दिखाना है, आपने किस फॉर्म में दिखाना है. वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के सिलसिले में यूज़ हो सकता है कि आपने दोनों में आपकी प्रेजेंटेशन मीडियम को भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. आप जितने भी जनरलाइज प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं वो आप उसमें यूज़ करें. रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर सपोर्ट क्या क्या है? डिजाइनिंग अ गुड हेल्प सिस्टम्स नीड्स टू अंडरस्टैंड सम फीचर्स दैट हेल्प सिस्टम शुड हैव. इसमें आपको कुछ फीचर्स बड़े क्लियरली जो हैं वो अंडरस्टैंड करने चाहिए, समझने चाहिए. उसके बगैर जो है वो आप अच्छा हेल्प सिस्टम नहीं बना सकेंगे यूज़र के लिए. यूजिंग ऑल दीज हेल्प फीचर इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ सिस्टम. अब ये जितने भी आपको हेल्प सिस्टम्स बताए जा रहे हैं, फीचर्स बताए जा रहे हैं, ये सिस्टम्स में ये नहीं है कि आपने सब ज़रूर डाल लें, बट ये आपको पता होने चाहिए. आप जब डिज़ाइन कर रहे हो तो यू शुड डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि किस डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ डालनी है. रिक्वायरमेंट फीचर्स में जैसे आ जाता है अवेलेबिलिटी. कंटिन्यूस एक्सेस कंकरेंट टू मेन एप्लीकेशन. आपका जो एक्सेस है टूवर्ड्स यूज़र सपोर्ट, टूवर्ड्स हेल्प जो है वो हर वक्त मौजूद होना चाहिए. आप मुख्तलिफ कामों में ये देखते हैं, अक्सर जगह पे ये लिखा हुआ था कि प्रेस F1 एट एनी पॉइंट, प्रेस F1 टू गेट हेल्प. ये कंटिन्यूस एक्सेस दिया हुआ है आपने एक तरह से. एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. जो हेल्प जो आप वो चाह रहा है वो मैच करनी चाहिए और कवर करनी चाहिए एक्चुअल सिस्टम बिहेवियर. जो उस सिस्टम ने एक्चुअली बिहेव करना है जिस तरीके से, उसको हेल्प को मैच भी करना है और कवर भी करना है. कंसिस्टेंसी का मतलब है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेल्प सिस्टम एंड पेपर डॉक्यूमेंटेशन. अब अगर आपने ऑनलाइन बनाया हुआ है और आपने मैनुअल भी दिया हुआ है, मैनुअल ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, तो तमाम में जो हेल्प दी हुई है वो एक ही तरह से डिफाइन की हुई हो. बेशक लिखने के स्टाइल में फ़र्क हो लेकिन मकसद एक ही हो, वरना बड़ा फ़र्क हो जाता है. अगर एक ही तरीके से लिखा हुआ हो तो वो बहुत ही आसानी हो जाती है. रोबस्टनेस में ये होना चाहिए कि करेक्ट एरर हैंडलिंग हो और
प्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो, कि हम जिस एरर फंसे में उसको वो सही तरीके से रिजॉल्व कर सके, हेल्प के ज़रिए ऐसी दी हो कि जिससे वो एरर रिजॉल्व हो जाए, और जब वो उस हेल्प के मुताबिक स्टेप्स ले तो जो हेल्प में जिस तरीके से बताया हुआ है बिहेवियर भी सिस्टम का वैसे ही होना चाहिए। ये ना हो कि हेल्प में कुछ और लिखा हुआ है और सिस्टम किसी और तरीके से बिहेव करे। अगर ऐसा होगा तो वो सिस्टम, वो जो यूजर सपोर्ट सिस्टम है वो रोबस्ट नहीं होगा, बल्कि वो एरर प्रो होगा। Flexibility allows user to interact in a way appropriate to experience and task. So फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब उसको जहाँ पे उसको क्विक रेफरेंस लेना है वहाँ पे वो उसको क्विक रेफरेंस दे, क्योंकि वो अगर एक्सपीरियंस यूज़र है तो वो क्विक रेफरेंस ले सकता है। लेकिन अगर बिगिनर यूज़र है तो उसको ये पता हो कि भाई उसमें उसको वहीं से सपोर्ट मिल जाए कि भाई ये जो तुम टास्क करने जा रहे हो इसका मैनुअल देख लो या इसकी फुल डिस्क्रिप्शन को देख लो। अनऑब्ट्रूसिवनेस का मतलब ये है डज नॉट प्रिवेंट द यूज़र कंटिन्यूइंग विद द वर्क। अब यूज़र को रोक के हेल्प नहीं देनी, यूज़र अपना काम करता रहे साथ साथ हेल्प लेता रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर यूज़र को रोक के हेल्प दी तो फिर ये ऑब्ट्रूसिवनेस आप में आ जाता है कि आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर आप उससे कह रहे हैं कि हेल्प लो। अवेलेबिलिटी को हम देख लेते हैं क्या है। द यूजर नीड्स टू बी एबल टू एक्सेस हेल्प एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद द सिस्टम। सो अगर उसको जिस वक्त भी चाहिए है उस वक्त उसको हेल्प मिल जाए। ही शुड नॉट हैव टू क्विट द एप्लीकेशन ही इज वर्किंग ऑन इन ऑर्डर टू ओपन द हेल्प एप्लीकेशन। उसको एप्लीकेशन से क्विट करके उसकी हेल्प लेने की जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको हेल्प देन एंड देयर मिलनी चाहिए। This is a problem for non-windowed system if the help system is independent of the application that is running. So जो Windows systems नहीं थे बने हुए होते जिनमें विंडोइंग नहीं हो सकती, तो आप जाहिर बात है कि एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं वही आपके सामने तो कुछ नहीं हो सकता, उसको हेल्प लेने के लिए क्विट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम में ही विंडोइंग बनाई हुई है, उसको ऑप्शंस उसमें रखा हुआ है प्रोविजन, तो वो वहीं पे ही उसको चेक कर लेगा कि अगर F1 दबाएगा तो हो सकता है उसको हेल्प मिल जाए। However, in windowed system, there is no reason why a help facility should not be available constantly at the press of a button. So हेल्प सिस्टम में तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि वो किसी एक बटन के जरिए हेल्प ना ले सके, या क्वेश्चन मार्क हो या हेल्प की सपोर्ट का हो या F1 प्रेस करे और वो हेल्प ले ले। नॉन विंडोइड सिस्टम में ऑब्वियसली क्योंकि सिस्टम एक वक्त में एक चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है तो उसमें हेल्प के लिए क्विट करने के अलावा कोई ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली रह नहीं जाती। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस जो फीचर है उसमें क्या है, इट मे सीम ऑब्वियस टू स्टेट दैट द असिस्टेंट प्रोवाइडेड शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। सो जिस भी जगह पे हो उसको हमें एक कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही देनी है। इफ द असिस्टेंस प्रोवाइडेड प्रूव्स नॉट टू मैच द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, द यूजर विल best become disillusioned with the help facilities and at worst get into difficulties. So अगर असिस्टेंट जो प्रोवाइड कर रही है जो एक्चुअल सिस्टम के साथ अगर वो एक्यूरेट नहीं है, एक्चुअल बिहेवियर को नहीं मिमिक कर रही, उसको नहीं पोर्ट्रे कर रही, तो फिर जाहिर बात है यूजर को जो है हो सकता है कि वो सोचे कि यार क्या बकवास है, उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है और वो ना ले। दूसरा तरीका ये है जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो वो ये हो सकता है कि वो उसी तरीके से करता चला जाए और देन ही गेट इनटू डिफिकल्टीज और उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। सो ये तो एक्यूरेसी से के हवाले से बात हो गई कि एक्यूरेट होना चाहिए। कंप्लीटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बीच में नहीं छोड़ सकते उसको, ये नहीं हो सकता कि हेल्प आपने बनाई है और हेल्प कह के आपने दे दिया कि ये कर लो और आगे डैश 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 डाल दिया। डैश 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 डालने से फर्क पड़ेगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी कि आगे उसको क्या करना है। सो आगे जो कुछ करना है वो भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कंसिस्टेंसी की हमने बात की, दोबारा देख लेते हैं। यूजर्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्प फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब उसको जो हर डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प चाहिए है अपने डिफरेंट कामों के सिलसिले में डिफरेंट पर। दिस इम्प्लाइज दैट अ हेल्प सिस्टम में इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ पार्ट्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्प सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए।
द हेल्प प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ दिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अदर्स एंड विद इन इटसेल्फ। सो जो हेल्प हर पार्ट में प्रोवाइड की जाए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए बाकी हेल्प जो उसमें प्रोवाइड की गई है उसी तरह से उस या उसी के अंदर जो मजीद उस पार्ट के अंदर ही जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उसके साथ भी इसको मैच होना चाहिए। ऑनलाइन हेल्प शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द पेपर डॉक्यूमेंटेशन। सो पेपर डॉक्यूमेंट्स जितने भी बने हुए हों और ऑनलाइन में जो कुछ लिखा हुआ है वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, टर्मिनोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। सो जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, जो टर्मिनोलॉजी पेपर में यूज हुई है और जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन में है, ऑलमोस्ट उसी तरीके का जो है कंसिस्टेंट जो है वो पेपर में भी होना चाहिए। रोबस्टनेस का क्या मतलब है? हेल्प सिस्टम आर ऑफन यूज्ड बाय पीपल हु आर इन डिफिकल्टी, perhaps because the system is behaving unexpectedly or has failed altogether. So जब भी हेल्प चाहिए होती है किसी भी यूजर को किसी भी सिस्टम में, वो उस सूरत में चाहिए होती है जब वो किसी डिफिकल्टी में आ गया है उस सिस्टम को यूज करते हुए। हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिस्टम नहीं बिहेव कर रहा हो, या सिस्टम वाकई बिहेव सही ना कर रहा हो, या सिस्टम बिल्कुल ही चलने से कासिर हो गया हो, फेल हो गया हो। It is important then that the help system itself should be robust, both by correct error handling and predictable behavior. So जो हेल्प सिस्टम बने उसके लिए वो जो है रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट का क्या मतलब है कि उसकी एरर हैंडलिंग जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, और उसकी जो उस एरर हैंडलिंग से जो बिहेवियर उसमें हेल्प सिस्टम में डिफाइन किया वो हो, वो भी वही होना चाहिए जो एक्चुअल सिस्टम परफॉर्म करेगा। सो ये अगर नहीं करेगा तो हमारा सिस्टम जो है हेल्प सपोर्ट, यूजर सपोर्ट का, वो रोबस्ट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मैनी हेल्प सिस्टम्स आर रिजिड इन दैट दे विल प्रोड्यूस द सेम हेल्प मैसेज रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन सीकिंग हेल्प और द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर वर्किंग। सो बहुत सारे जो हेल्प सिस्टम बनाए जाते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं। रिजिड इन द सेंस के किसी भी लेवल का यूजर कोई जो है एरर करे वो उसको एक ही जवाब दे रहे होते हैं। अब वो उस कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है। अगर आप गौर करें मेलिंग सिस्टम में जो हेल्प सिस्टम प्रोवाइड किया गया होता है, आप यूजर नेम, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि यूजर नेम या पासवर्ड में से कोई एक चीज गलत कर दें तो हेल्प मैसेज ये आ जाता है या एरर मैसेज ये आ जाता है कि ईदर अ यूजर नेम और अ पासवर्ड इज इनकरेक्टली एंटर्ड। अब मुझे क्या पता कि मैंने यूजर नेम गलत एंटर किया है कि पासवर्ड गलत एंटर किया है। जो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही आपने यूजर नेम गलत डाला तो वो आपको फौरन मैसेज कर देंगे कि ये यूजर तो अवेलेबल नहीं है, और ये तो ये मैसेज आ गया। दूसरा ये होता है कि बाज दफा आपको वो यूजर, अब जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं आप देखें कि उसमें वो जो आपने प्रीवियसली उसमें एंटर किए हुए होते हैं वो बहुत सारे नाम, जैसे ही आप एस दबाते हैं तो पीछे वो आपके पास एस के सारे नाम आना शुरू हो जाते हैं। तो यू नो दैट दिस इज द सिस्टम, दिस इज द यूजर नेम यू आर रिक्वायरिंग। तो आप उस यूजर नेम को रिक्वायर कर लेते हैं, और जब एक दफा करेक्ट यूजर नेम हो जाता है तो वो वहां पे टिक आ जाता है। इसका मतलब है कि यूजर नेम तो करेक्ट हो गया इस सिस्टम के लिए। अब अगर गड़बड़ होगी तो आपके पासवर्ड में होगी। पासवर्ड ऑब्वियसली डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, सो वो फिर आप सोच सोच के सोचते हैं कि क्या पासवर्ड दिया था और ठीक कर लेते हैं। या फिर सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर इफ़ यू फॉरगेट द पासवर्ड तो आप फिर वो पासवर्ड उसमें फॉरगेट पासवर्ड क्लिक कर देते हैं। सो अ फ्लेक्सिबल help system will allow each user to interact with it in a way appropriate to his needs. So flexibility का ये मतलब है कि सिस्टम जो है वो अलाउ करता है इंटरेक्ट यूजर के साथ जिस तरीके से वो अपने लिए ठीक समझ रहा है उस तरीके से इंटरेक्ट करने की जरूरत हो हेल्प सिस्टम में, यूजर सपोर्ट सिस्टम में। Unobtrusiveness की बात की है, the help system should not prevent the user from continuing with normal work, nor should it interfere with the user's application. So ऐसा ना हो कि हेल्प सिस्टम जो है वो इंटरफेयर करे यूज़र की एप्लीकेशन में या उसको नॉर्मल वर्क करने से रोके और फिर उसको सपोर्ट करे। So approaches to user support, कमांड असिस्टेंस है, यूजर रिक्वायर्स हेल्प ऑन अ पर्टिकुलर कमांड, एग्जांपल जो है वो यूनिक्स का मैनुअल है या डॉस की हेल्प है।
गुड फॉर क्विक रेफरेंसेस होती है, एज्यूम यूज़र नो व्हाट टू लुक फॉर, और ये अजम्पशन इस अजम्पशन पे चल रही होती है कि यूज़र को जो पता है कि वो क्या ढूंढ रहा है. This type of help is simple and efficient if the user knows what he wants to know about and is seeking either a reminder or more detailed information. So ये उस सूरत में अच्छी है कि जब ये यूज़र को पता होता है कि वो क्या करना चाह रहा है, और या वो जो है हो सकता है उसको पता तो है लेकिन उसको बहुत सारी हेल्प जो है ऑप्शंस भूल गई हैं. सो वो उन ऑप्शंस को देखना चाह रहा है कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो वो उसको मिल जाएंगी. However, it assumes that a user does know what he is looking for, which is often not the case. लेकिन क्योंकि इसकी बेसिक assumption ये है कि यूज़र को सब कुछ उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तो एक्सपीरियंस यूज़र के लिए तो यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन हर यूज़र के लिए ये पॉसिबल नहीं है. सो कमांड प्रॉम्प्ट जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्ट यूजेज व्हेन एन एरर अकर्स, गुड फॉर सिंपल सिंटैक्टिक एरर्स, ऑल्सो अज्यूम्स नॉलेज ऑफ द कमांड. सो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे अभी जैसे मैंने उसकी भी मिसाल दी थी कि ईमेल वाले में, कि वही एक तरह से आप एंटर कर रहे हैं, साथ ही उसने बता दिया कि यूज़र सही है, तो एक तरह से सपोर्ट उसको हो गई. और नहीं, अगर आपने गलत एंटर किया तो वहीं पे उसने बता दिया कि ये गलत, यूज़र ही गलत है, तो यूज़र ठीक कर लो. और अगर उसकी उस से मिलते जुलते ऑप्शंस की हेल्प भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है. और ज़ाहिर बात है कि ये सिंपल सिंटैक्टिक एरर है कि आपने यूज़र नेम एंटर करते हुए कहीं कैरेक्टर में फ़र्क कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. और आप ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इस कमांड की हेल्प जो है वो नॉलेज है. Another form of command prompting which is not specifically intended to provide help but which supports the user to a limited degree is the use of menus and selection icons. So दूसरा तरीका ये है कि देखें ये मेन्यूज़ दे दिए हैं और उसके सिलेक्शन आइकॉन्स दे दिए हैं. सो आपको ये भी एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. फिर सब मेन्यूज़ की आइकॉन डिफरेंट हो गए हैं, फिर उसके अंदर जो सब मेन्यू में आइटम्स हैं उनके वो अगेन आइकॉन डिफरेंट हो गए. तो आपको भी पता है कि यार इस लेवल से चले, इधर आ गए और इधर से इस लेवल पे आ गए, और यूज़ करने के बाद आपके जहन में ये आइकॉन्स कहीं ना कहीं नक्श हो जाते हैं. सो अप्रोचेस, अब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प क्या होती है? हेल्प रिक्वेस्ट इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स. एग्जाम्पल टूल टिप्स. तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे उसमें ये जो टूल टिप्स होता है, आप क्वेश्चन मार्क, वो कह रहा है कि फॉर टाइम context sensitive help click the question mark then click somewhere in the dialogs box, in this case the list of choices under category. so यहाँ पे हमने क्या किया कि जब इसको क्लिक कर देते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में किसी को भी क्लिक कर लें. अगर आपने लेट सपोज के कैटेगरी को, जैसे इस केस में हमने क्लिक कर दिया, तो हमारे पास फौरन ही ये हेल्प आ गई, क्लिक एन ऑप्शन इन द कैटेगरी बॉक्स एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू वांट टू स्पेसिफाई अ नंबर फॉर्मेट. The sample box shows how selected cells will look with the formatting you choose. Click custom if you want to create your own custom formats for numbers such as product codes. So आप इसमें उसने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी और ये भी बता दिया कि सैम्पल में जैसे ही आप इस नंबर को लेके चलेंगे, जिसको भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब हो जाएगा. अब आप देख के अब आपको समझ आ गया कि इस रेफरेंस की वजह से कि यार अब मुझे करेंसी एंटर करनी, अब आपको इस सैम्पल की वजह से समझ में आ गया कि अगर मुझे करेंसी एंटर करनी है तो मैं ये कैसी नज़र आएगी. सो आप वहाँ पे देख सकते हैं, नंबर एंटर करना है तो ये यहाँ से शुरू होगा कि यहाँ से शुरू होगा, सो ऑन सो फोर्थ. ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ऑब्वियसली यूज़र वर्क्स थ्रू बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन इन अ टेस्ट इन्वायरमेंट. सो इसमें क्या होता है कि यूज़र को आप एक तरह से स्टेप बाय स्टेप टेस्ट इन्वायरमेंट बना देते हैं और वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल करता हुआ उस पूरी इन्वायरमेंट टास्क को कंप्लीट कर लेता है. सो कैन बी यूजफुल बट आर ऑफन इनफ्लेक्सिबल. अब क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो ये इनफ्लेक्सिबल होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जाते जाएंगे. यूजफुल होता है ऑब्वियसली अगर बंदे के पास टाइम है इतना तो वो पूरे ट्यूटोरियल से गो थ्रू करे, वरना ऑब्वियसली उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है. ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन
हम क्या कर रहे हैं कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो पहले आती थी उसको हमने एक तरह से कंप्यूटर पे अवेलेबल कर दिया है, सो ये ऑनलाइन हो गई है। फिर ये कंटिन्यूअली अवेलेबल इन कॉमन मीडियम, सो कॉमन मीडियम में इसको कंटिन्यूसली अवेलेबल होना चाहिए। कैन बी डिफ़िकल्ट टू ब्राउज, अब इसमें ब्राउजिंग बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, सो आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। इसमें जो है फिर सपोर्ट करने के लिए कहीं पे इंडेक्स वगैरह का जिक्र होता है, अगर आप इंडेक्स पे चले जाएं तो वो हाइपर टेक्स्ट की तरीके से चीज़ बना दी है। सो आपको वो जो कंटिन्यूस ब्राउजिंग करने के बजाय आपको जहाँ जहाँ जंप लेनी है वहाँ वहाँ आप जंप ले सकते हैं, यानी एक आपने हेल्प ली, हेल्प में ही एक टेक्स्ट आ गया, उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपने उसको क्लिक कर दिया एंड देन यू जंप इनटू दैट, बजाय इसके कि आप मैनुअली जाते जाते उधर तक पहुँचें। पेपर में ऑब्वियसली ये मुश्किल होता है, या तो आपको कंटेंट में जाके देखना होता है या पीछे जो आपने रेफरेंसेस बनाए होते हैं वहाँ से जाके देखते हैं। सो इस तरीके से जाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ये सपोर्ट हो जाती है। विजर्ड्स एंड असिस्टेंट्स की हमने बताया था कि ये भी यूज़ हो सकते हैं। विजर्ड्स एंड असिस्टेंट क्या है? विजर्ड में ये होता है कि टास्क स्पेसिफिक टूल लीड्स द यूज़र थ्रू टास्क स्टेप बाय स्टेप यूजिंग यूजर्स आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो ये जो है एक तरह से टास्क स्पेसिफिक टूल हो जाता है। ये लीड करता है आपको स्टेप बाय स्टेप, जो आंसर आप जिस तरीके से देते जा रहे हैं उस तरीके से ये आपको करता है। एग्जाम्पल जो है वो रिज्यूमे है कि जब आप रिज्यूमे बना रहे होते हैं तो वो पहले आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है, फिर आपसे जो है वो आपकी एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन ले लेता है, फिर आपकी एक्सपर्टीज़ में ले लेता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फिर आप उस तरीके से उसके विजिट्स के लिए आप पूरा जो अपना रिज्यूमे है वो खुद ब खुद बना लेते हैं। यूजफुल फॉर सेफ कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और इनफ्रीक्वेंट टास्क। अब जो कॉम्प्लेक्स रिज्यूमे बनाने कॉम्प्लेक्स का टास्क है, इनफ्रीक्वेंट है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली रिज्यूमे नहीं बनाते, बहुत कभी आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद बना रहे हैं, फिर आपने मास्टर्स कर लिया तो मास्टर्स के बाद बनाएंगे, इन बिटवीन इतने चांसेस नहीं है बनाने के। सो उसके लिए ये यूज़फुल हो जाता है। कंस्ट्रेन टास्क एग्जीक्यूशन, सो लिमिटेडली फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो इसमें जो टास्क एग्जीक्यूशन है उसको उन्होंने कंस्ट्रेंट कर दिया, उसको कुछ चीज़ें आपको लाजमी डालनी है, इसलिए आपके पास बड़ी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं हो सकता कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले बगैर आगे निकल जाएं। इसी तरह एजुकेशन की कम से कम आपको एक एजुकेशन जो करंट एजुकेशन है उसकी तो इनपुट डालनी होगी, तभी आप आगे जा सकेंगे। बाकी आप बेशक बाद में डाल लें। सो फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन लिमिटेड है। और ऑब्वियसली इसके लिए विजिट में हमेशा गो बैक की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो कोई गलती से आगे नेक्स्ट में चला गया है तो वो पीछे जा सके। अप्रोचेस टू यूज़र सपोर्ट जो है वो असिस्टेंट्स में हम क्या कह रहे हैं? मॉनिटर यूज़र बिहेवियर एंड ऑफर सजेशन। सो जो असिस्टेंट्स हैं विजिट से फ़र्क ये होते हैं कि वो यूज़र के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे होते हैं और फिर सजेशन कर रहे होते हैं। जैसे ईमेल की मिसाल दी कि अगर आप यूज़र नेम गलत डाल रहे हैं तो असिस्टेंट्स आपको आ जानी चाहिए और आप वो बता दे कि आपने ये गलत डाला है, वहीं पे ऑप्शन आ जाए कि भाई ये इनमें से तो कोई चॉइस नहीं है, या वो अपना ठीक करता रहे। ये अनऑब्ट्रूसिव है, अंडर यूज़र कंट्रोल होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कमांड को ज़रूर रुक के ऑप्शन ले और जाए, उसकी मर्जी है इसको करे या उसकी मर्जी है वो उसी तरह से आगे चला जाए। सो क्लिपी की जो एग्जांपल दी हुई है, नॉट ऑन अनऑब्ट्रूसिव सजेशंस इनअप्रोप्रिएट। अब ये जो क्लिपी यूज़र में वर्ड ने एक शुरू किया था, ये ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सपोर्ट सिस्टम आया था और वो अब आपसे पूछता था कि हाय आई एम क्लिपी और ऑफिस असिस्टेंट, वुड यू लाइक सम असिस्टेंस टुडे। अब यस नो किए बगैर आप नहीं जा सकते थे, तो ये यस नो करने का मतलब ही ये है कि आप ये ऑब्ट्रूसिव हो गया और इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जगह एमएस ऑफिस ने स्मार्ट टैग्स अपीयर नियर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जगह क्लिपी के बाद जो है उन्होंने क्या लिया है, वो ये लिया है स्मार्ट टैग्स लिया है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सामने आ जाता है। जैसे कि अगर हम एक्स में हैं तो वो नेक्स्ट कमांड का
आ गया टैब में, इसी तरह यहाँ पे आ गया द फॉर्मूला इन दिस सेल रेफर्स टू रेंज दैट हैज एडिशनल नंबर एडजेसेंट टू इट। सो ये जो है इस तरह की सपोर्ट सिस्टम आ गया, ये असिस्टेंट आ रही है उसके लिए। एडेप्टिव हेल्प क्या है? इन एनी लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम यूजर विल बी फेमिलियर विद द सबसेट ऑफ द अवेलेबल फंक्शनैलिटी डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टीज इन सम एप्लीकेशंस एंड हैविंग नो एक्सपीरियंस विद अस इवन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। सो किसी भी जो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, यूज़र जो होता है वो कुछ जो सबसेट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में तो उसको पता होता है, और वो सब जो फंक्शनैलिटी है उसका एक तरह से एक्सपर्ट भी बन जाता है, लेकिन वो बहुत सारी जो उसमें ऑप्शंस हैं उनके बारे में उसका कोई पता भी नहीं होता और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो वहाँ पे हमें एडेप्टिव हेल्प की ज़रूरत होती है। इन एडिशन डिफरेंट यूज़र विल हैव डिफरेंट नीड्स एंड लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा हर किस्म के यूज़र की अपनी नीड हो सकती है, सो उसको अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो एडेप्टिव सिस्टम जो होता है, हेल्प सिस्टम जो होता है, अटेम्प्ट टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। सो एडेप्टिव सिस्टम जो है वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए है। Adapting the help that they provide to the individual user who is making the request, and by actively suggesting alternative courses of action of which the user may not be aware. So क्या कर रहा है कि जो भी उसको वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से अडेप्टिव करके और उसको एक्टिवली सजेस्ट कर रहा है कि इसमें इसके बजाय वो ये वाला एक्शन ले ले, अल्टरनेटिव एक्शन ये वाला ले ले, तो वो उससे उसी तरह का काम कर सकता है। सो समटाइम्स वो जो है यूज़र उसके लिए हेल्प भी उसको पता भी नहीं होता। अगर हम इसको वंस अगेन इस वाली एग्जांपल में ही देख लें, तो जब ये सम वगैरह में हम फंक्शन डालते हैं एक्सेल में, तो बहुत सारे फंक्शंस वो खुद ही दिखाना शुरू कर देता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। सो एडेप्टिव हेल्प को हम इंटेलिजेंट हेल्प भी कह रहे हैं। यूज नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल यूजर, टास्क डोमेन एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड हेल्प अडेप्टिव टू यूजर नीड्स। सो ये जो इंटेलिजेंट हेल्प है और या एडेप्टिव हेल्प है, इसमें वो कॉन्टेक्स्ट के नॉलेज को जहन में रखना पड़ता है इसको करने के लिए। फिर जो इंडिविजुअल यूजर किस तरीके से सिस्टम के साथ बिहेव कर रहा है उसको भी स्टडी करना होता है। फिर जो टास्क हो रहे हैं उनको भी देखना होता है, और फिर जिस डोमेन में हो रही हैं उसको भी देखना पड़ता है, और फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती हैं जो कि यूज़र के नीड के मुताबिक हों। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? नॉलेज रिक्वायरमेंट जो है वो कंसिडरेबल हो जाती है, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट का भी रखना है, न्यू यूज़र की भी रखनी है, जो टास्क हो रही है उसकी भी रखनी है, जिस डोमेन से हो रही है उसको भी रखना है। सो दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हु हैज़ कंट्रोल ऑफ द इंटरेक्शन। ये अनऑब्ट्रूसिव तो नहीं हो रही, ये अनऑब्ट्रूसिव हो रही है कि ऑब्ट्रूसिव हो रही है। व्हाट शुड बी अडॉप्टेड, किस चीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, किसको नहीं करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ अडॉप्शन, किस लेवल तक आप अडॉप्शन कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अब यूज़र मॉडलिंग में जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर हम देखें वो क्या होगी कि ऑब्वियसली सिंगल जेनरिक यूज़र होता है, नॉन इंटेलिजेंट होती है। जब भी सिंगल यूज़र होगा तो हम उसको जेनरिक यूज़र के तौर पर लेंगे, नॉन इंटेलिजेंट होगा। फिर यूज़र कन्फिगर्ड मॉडल जो होता है वो अडॉप्टेबल होता है इसमें। सिस्टम कन्फिगर्ड मॉडल जो होता है वो अडैप्टिव होता है। सो यूज़र कन्फिगरेशन में हम जो है वो ये अलाउ कर रहे हैं यूज़र को कि वो चेंजेस कर दे। सिस्टम कन्फिगर में हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम में ये प्रोविज़न है कि वो वो खुद ब खुद अडॉप्ट करता चला जाए। स्टैटिक हेल्प सिस्टम कांट एड्रेस ऑल यूज़र डिफरेंसेस। जो स्टैटिक हेल्प सिस्टम्स होते हैं वो हर यूज़र के लिहाज से कभी भी जो है वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते। However, adaptive health system model uses refining the model by monitoring a user's activities and
and present help tailored to the particular user. So adaptive में वो particular user के लिहाज से उसको क्योंकि मॉनिटर कर रहे होते हैं, उस लिहाज से उसमें चेंजेस ला के नोक पलक ठीक करके उसको बता रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है अब इस लेवल से इस लेवल पे आ गया तो अब हेल्प को ये हो जाना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो उसको टेलर कर देते हैं. फिर क्वांटिफिकेशन आ जाती है. यूजर मूव्स बिटवीन लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ व्हाट ही नोज. सो जब यूजर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला गया है, सो ये जो मेजर्स होंगे ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हो जाएंगे. मूव फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 इफ द सिस्टम हैज बीन यूज्ड मोर देन ट्वाइस. सो अगर हम ये हेल्प प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यही सिस्टम एक से दूसरी दफ़ा यूज़ हो रहा है तो 2 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो गया है तो अब उसको हेल्प ज़रा थोड़ा सा आगे की चाहिए. कमांड एक्स एंड वाई यूज इफेक्टिवली. अब आपने ये ऑप्शन रख ली कि 2 कमांड्स जो हैं एक्स और वाई अगर ये ठीक तरह से यूज़ हो गई हैं. हेल्प हैज़ नॉट बीन एक्सेस्ड इन दिस सेशन. सो इस सेशन में जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन कमांड्स तक जहाँ तक आप पहुँच गए हैं वहाँ तक हेल्प लिए बगैर पहुँच गए हैं और सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है. सो ये एक कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. स्टीरियोटाइप्स क्या चीज़ हैं कि यूज़र इज़ क्लासिफाइड इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी. अब हमारे यहाँ तो ये बड़ा कॉमन है स्टीरियोटाइपिंग करना कि हम कह रहे हैं कि यूज़र को जो है ना वो बता दिया है कि भाई ये जो है ना मेल के लिए ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक है और फीमेल्स के लिए ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है. सो एक तरह से हमने स्टीरियोटाइपिंग कर दी है कि ये इस यूज़र के लिए तो ठीक है, इस यूज़र के लिए ठीक नहीं है. सो यूज़र को हमने कैटेगराइज कर दिया एक तरह से. ओवरले क्या है? एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ एक्सपर्ट यूज इज कंस्ट्रक्टेड. सो ओवरले हमने बनाया है कि कोई एक आइडियल मॉडल बना दिया है जो एक्सपर्ट यूज करता आ रहा है जिसमें जाहिर बात है वो एरर नहीं कर रहा. एंड देन एक्चुअल यूज कंपेयर टू इट. फिर हम एक्चुअल यूज़ और वो जो एक्सपर्ट यूज़ है उसको हम कंपेयर करते हैं. कैन डिटरमाइन हाफ और यूज़र इज़ फ्रॉम ऑप्टिमल यूज़. और फिर हम उसकी वजह से उस बेसिस पे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई यूज़र जो है इस एक्सपर्ट लेवल तक से कितना दूर है. सो उसकी बेस पर हम ऑप्टिमल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं. इसको अगर हम देखा जाए तो अगर हम चेस गेम्स में देखें तो उसमें नेक्स्ट मूव की हिंट्स आ रही होती हैं. सो वो एक्सपर्टीज़ का उसने जहन में रखा हुआ होता है और उसके लिहाज से वो नेक्स्ट मूव का बता रहे होते हैं कि ये मूव करें, हिंट दे रहे होते हैं. सो ये सॉर्ट ऑफ ओवरले मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, डोमेन एंड टास्क मॉडलिंग में क्या करते हैं? यूजुअली इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कमांड सीक्वेंस. अब ये सारी चीज़ें जो हम पीछे भी बात करते आ रहे हैं ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं. सो डोमेन और टास्क मॉडलिंग क्या है? यूजुअली इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कमांड सीक्वेंस. जो कमांड की सीक्वेंस आती जा रही हैं उनका एनालिसिस करना है और उसमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ असिस्टेंट्स और एजेंट्स यूज़ कर लिए हमने और कहाँ यूज़ नहीं किए. कवर्स कॉमन एरर एंड टास्क. फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी एरर कर रहा है और कौन सी टास्क में कौन कौन सी एरर किए जा रहा है. सो और फिर हम ये देखते हैं कि कमांड सीक्वेंस फॉर करंट टास्क क्या है. सो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इसमें कि हम टास्क के दरमियान इंटरलीविंग कर दें और हम एक टास्क को छोड़ के दूसरी टास्क की तरफ निकल जाएं. फिर हम यूज़र इंटेंशन को नहीं समझते और लेकिन फिर भी हम उसको सजेस्ट किए जा रहे हैं. सो ये थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एडवाइजरी स्ट्रेटजी क्या होती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में? इन्वॉल्व्स चूजिंग द करेक्ट स्टाइल ऑफ एडवाइस फॉर अ गिवन सिचुएशन. सो अगर एक सिचुएशन आ गई है तो उसको वहाँ पे या तो रिमाइंडर दे दे या अगर वो बहुत ज़्यादा एरर किए जा रहा है तो उसको ये सजेस्ट कर दे कि ट्यूटोरियल यूज़ कर लो. फ्यू इंटेलिजेंट हेल्प सिस्टम मॉडल, एडवाइजरी स्ट्रेटजी व चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी इज स्टिल इम्पॉर्टेंट. कुछ ऐसे हैं मॉडल जो इंटेलिजेंट हेल्प सिस्टम के जो एडवाइजरी स्ट्रेटजी पे चलते हैं बट अगेन चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. टेक्निक्स फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो रूल बेस्ड है, फ्रेम बेस्ड है, नेटवर्क बेस्ड है और एग्जाम्पल बेस्ड है. अब रूल बेस्ड क्या चीज़ होती है? रूल बेस्ड जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेड एज रूल्स, फैक्ट्स इंटरप्रेटेड यूजिंग इन्फरेंस या लॉजिक यूज्ड इन लार्ज डोमेन्स. सो लार्ज डोमेन्स में हम कैसे यूज़ करते हैं? इफ़ कमांड इज एडेड फाइल 1 एंड लास्ट कमांड इज कंपाइल फाइल 1 देन द टास्क इज डीबग.
सो अगर एक काम आप एडिट पे चले गए हैं और आपने उससे पहले जो कमांड यूज़ की है वो कंपाइलेशन यूज़ की है, तो हम ये समझ सकते हैं, रूल ये लॉजिक बना सकते हैं कि जो कमांड हमारी टास्क करने जा रहे हैं वो हम डीबगिंग की कर रहे हैं। हमने कंपाइल किया था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में एरर आ गई है, तो अब हमें डीबगर चाहिए। सो आप इसमें एक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑटोमेटिक डीबगर का। सो हमने ये रूल बना लिया। फ्रेम बेस्ड में क्या होता है, नॉलेज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स लेबल्ड स्लॉट हैज डिफॉल्ट वैल्यूज यूजफुल इन स्मॉल डोमेन्स। सो वो जो रूल बेस्ड होता है वो लार्ज डोमेन्स में होता है, फ्रेम बेस्ड जो है वो हम स्मॉल डोमेन्स में कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको लेबल कर देते हैं और उस स्ट्रक्चर को हमने स्लॉट का नाम दिया हुआ है, और हर स्लॉट की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। सो उसको को यूज़ करते हैं। अगर हम इसको अगेन उसी एग्जांपल को लेके चलें तो एक्सपर्टीज़ लेवल नोवाइस, हमने नोवाइस का इसको एक तरह से लेवल का नाम दे दिया। कमांड इज़ एडिट फाइल, लास्ट कमांड इज़ कंपाइल फाइल। एरर दिस सेशन 6 हो गई हैं। जब 6 एरर हो गई हैं तो एक्शन क्या है, डिस्क्राइब ऑटोमेटिक डीबगर। सो उस अब जब इतनी एरर कर रहा है तो डीबगर जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। इसी तरह नेटवर्क बेस्ड क्या है कि अब ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेटिव है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। अब ये जो यहाँ पे जो है ना रूल है ना वो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू में स्लॉट्स में दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे अब आप उसको रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो ये कैन लिंक विद फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आप उस लिंक उस रिलेशनशिप में फ्रेम्स को भी कॉल कर सकते हैं। सीसी इज एन इंस्टेंस ऑफ कंपाइल। अब यहाँ पे आपने रिलेशनशिप बन रहे हैं। कंपाइल इज अ कमांड, कंपाइल इज रिलेटेड टू डीबग, कंपाइल इज रिलेटेड टू एडिट। सो ऑटोमेटिक डीबगर फैसिलिटीज डीबग को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे डीबग का जो फ्रेम है वो कॉल हो सकता है। सो ये एक तरह से आपने नेटवर्क बना लिया और नॉलेज को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जैसे हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ रूल्स देते हैं कि जी, सो जैसे हम ये देते हैं कि x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z, सो x इज इक्वल टू z। सो ये हम एक तरह से रिलेशनशिप बना रहे हैं कि क्योंकि x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो इसलिए x जो है वो z के बराबर भी है। सो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम नेटवर्क कहते हैं। फिर आ जाती है एग्जाम्पल बेस्ड। एग्जाम्पल बेस्ड में हम क्या करते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेड विद डिसीजन स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो नॉलेज जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर जाती है। ट्रेन टू क्लासीफाई रादर देन प्रोग्राम विद रूल्स। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है और हम उस ट्रेनिंग करके उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई रूल्स, कोई फैक्ट्स और ये नहीं करते। हम ट्रेनिंग करते हैं कि ये बार बार ये क्योंकि हो रहा है, बार बार ये रिकरेंटली ये काम हुए जा रहा है। सो आप ट्रेन हो जाओ कि जब भी ये काम होगा तो ये वाला काम ज़रूर होगा। डिटेक्ट्स रिकरेंट फीचर्स, वो रिकरेंट फीचर्स को डिटेक्ट करता है। एडिट फाइल, कंपाइल फाइल और फिर डीबग। सो एडिट फाइल, कंपाइल, फिर डीबग, एडिट, कंपाइल, डीबग। तो फिर ट्रेन हो जाता है कि अब जब भी वो एडिट करेगा और कंपाइल करेगा तो उसके बाद डीबग खुद ब खुद ट्रेनिंग के तहत आ जाएगा कि अब ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। सो प्रॉब्लम्स विद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मॉडलिंग में क्या आ जाती हैं, नॉलेज डिफिकल्ट टू एलिसिट। ये नॉलेज को लेना जो है सबसे मुश्किल काम होता है, कैसे लिए जाए, स्पेशली इफ डोमेन एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल। अब अगर उस डोमेन का एक्सपर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो वो उसके बगैर तो नॉलेज लेना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरिएबिलिटी ऑफ यूजर्स, अब यूजर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। हर यूजर का अपना लेवल होता है, अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है। कैसे नॉलेज ली जाए उस यूजर की, उस यूज के बारे में जो हर डिफरेंट लेवल के यूजर्स ने की हुई है। डिफिकल्ट टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें हम कंप्लीटनेस और करेक्टनेस को इंश्योर कर सकें। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ऑल वी हैव आर लॉग्स। सो अगर हम कंप्यूटराइजेशन की बात करें तो इंटरेक्शन के दरमियान हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, या ऑब्जर्वेशन है या लॉग्स बन रही हैं। लॉग्स बनी हुई हैं उसको आप देख रहे हैं।
डू नॉट हैव यूजर इंटेंट और गोल। हमारे पास यूजर की ना इंटेंशन का हमें पता है, ना उस काम के लिए किस काम के लिए कर रहा है, क्या उसका गोल है इस टास्क को पहुंचने का, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यूजर सपोर्ट is not an add-on, it should be designed integrally with the system. So डिजाइनिंग यूजर सिस्टम में यूजर सपोर्ट को कभी भी एज एन एड ऑन नहीं करना चाहिए, ये हमेशा भी यूजर के साथ इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। किसी भी सिस्टम के साथ ये अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं आप कर रहे। शुड कंसंट्रेट ऑन कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्प रादर देन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। उसको जो है हेल्प के कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है किस क्या क्या उसके अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंटेंट डालने हैं ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए कि वो विंडोज़ पे कैसा होगा, नॉन विंडोज़ पे कैसा होगा, या फॉर दैट मैटर वो फिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये देखें कि जो है ये इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा और उस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी से ये इस पे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माउस क्लिक है कि कीबोर्ड एंट्री है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एरर इज एरर। देयर आर प्रेजेंटेशन इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। अब जब भी आप करेंगे आपको प्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। प्रेजेंटेशन इशू क्या है, हाउ इज हेल्प रिक्वेस्टेड। अब हेल्प कैसे रिक्वेस्ट हुई है, कमांड से हुई है, बटन से हुई है, फंक्शन ऑन ऑफ किया है या सेपरेट एप्लीकेशन यूज कर ली है। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन में कि हाउ हेल्प इज डिस्प्लेड। न्यू विंडो खुलनी है, होल स्क्रीन में देना है, स्प्लिट स्क्रीन में देना है, पॉपअप बॉक्स होना है, हिंट आइकॉन्स आने हैं, क्या आने हैं। सो ये प्रेजेंटेशन इश्यूज हैं थोड़े से। फिर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स क्लियर फेमिलियर कंसिस्टेंट लैंग्वेज। अब जो भी इफेक्टिव अगर आपने हेल्प सिस्टम को करना है तो उसको क्लियर होना चाहिए, वो सराउंडिंग जिस के लिए है उसकी फेमिलियर स्टाइल में होना चाहिए, और जो उसमें लैंग्वेज यूज़ हुई हो यानी क्लियर लैंग्वेज हो, फेमिलियर लैंग्वेज हो और कंसिस्टेंट हो। सो लैंग्वेज को जो है वो तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि क्लियर हो, फेमिलियर हो और कंसिस्टेंट हो। उसमें एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की हुई हो, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ किए हों जिनको आपका पता नहीं हो, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। इंस्ट्रक्शनल रादर देन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। हेल्प जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रही हो कि अब ये करो, डिस्क्राइब ज़्यादा ना कर रही हो कि ये यूं हो गया होगा तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नो, इंस्ट्रक्ट करे कि ये एरर आ गई है, इसको ये कर लें। अवॉइड ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। सो अगर आप इंस्ट्रक्शनल रखेंगे और डिस्क्रिप्टिव नहीं रखेंगे तो आपको ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उसी वजह से आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी हमें देखना होता है समरी एंड एग्जाम्पल के साथ देते हैं। अगर आप उसको समराइज्ड करके और एक एग्जाम्पल दे दें, फॉर एग्जाम्पल ये कर लें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज कौन कौन से होते हैं इस हेल्प में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है जो हम हेल्प मांग रहे हैं, मेटा कमांड है, कमांड की दर कमांड्स हैं, एप्लीकेशंस हैं कि एप्लीकेशन की हेल्प रिक्वायर्ड है। इसी तरह फिर हमें ये देखना है कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, स्क्रीन स्पेस अवेलेबल है, मेमोरी कैपेसिटी है कि नहीं है, स्पीड ऑफ द सिस्टम क्या है, ये हमें डिसाइड करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प डाटा सिंगल फाइल है या अगर हायरार्किकल फाइल है तो क्या किस हायरार्की से आ रही है। इसी तरह डाटाबेस यूज़ हो रहा है, सो स्ट्रक्चर देखना है कि कहाँ से यूज़ हो रहा है। फिर कंसिडर क्या करना है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी के, कितनी फ्लेक्सिबल और कितना एक्सटेंसिव इसको होना चाहिए, हार्ड कॉपी देनी है कि नहीं देनी, ब्राउजिंग देनी है उसमें कि नहीं देनी, ये सारी कंसिडरेशन है जो आपको रखनी है। इश्यूज इन एडाप्टिव हेल्प में इनिशिएटिव आ जाता है कि डज द यूज़र रिटेन कंट्रोल और कैन द सिस्टम डायरेक्ट द इंटरेक्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि सिस्टम को रखना है तो एडेप्टिव है, यूज़र को कंट्रोल देना है तो एडेप्टेबल है, तो आपने डिसाइड करना है कि क्या इनिशिएटिव लेके चलेंगे। कैन द सिस्टम इंटरप्ट द यूज़र टू ऑफर हेल्प, और सिस्टम को क्या हेल्प करने के लिए इंटरप्ट करना चाहिए या एरर को अकर होने के बाद हेल्प करना है। सो ये एक इशू है इनिशिएटिव का कि आप कैसी हेल्प बनाना चाह रहे हैं।
इफेक्ट देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू डू दिस। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका अगर इफेक्ट होना है तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अडॉप्टिव बना सकते हैं, और अडॉप्टिव बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायर्ड हैं। सो मॉडल जो है ये अडॉप्टिव हेल्प में ही ये ओनली मॉडल है हेल्प का, यूज़र सपोर्ट का, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, क्योंकि उसने खुद से करना है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ नीडेड, हम ये कर ही नहीं सकते। स्कोप इसकी क्या है? इज मॉडलिंग एट एप्लीकेशन और सिस्टम लेवल। स्कोप ये देखना है कि हम इसको सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे कर रहे हैं। लेटर मोर कॉम्प्लेक्स मींस के एप्लीकेशन जो है वो ऑब्वियसली का मॉडल जो है वो बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्टीज वेरीज बिटवीन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशंस के दौरान जो है एक्सपर्टीज जो होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम करता है। सो इन समरी, यूज़र रिक्वायर्स डिफरेंट सपोर्ट एट डिफरेंट टाइम्स। उसको बिगनर को किसी और लेवल पे सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, जो इंटरमीडिएट यूज़र होता है उसको कहीं और रिक्वायर्ड होती है, जो एक्सपीरियंस होता है उसको कुछ और रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने बात की कि एक्सपीरियंस को यूजुअली क्विक रेफरेंस चाहिए होते हैं कि वो जल्दी से आगे निकल जाए, लेकिन बिगनर को हमें ये देखना है कि उसको फुल डिटेल देनी है, कि उसको ट्यूटोरियल सिस्टम पे जाना है। सो यूजर सपोर्ट शुड बी अवेलेबल बट नॉट ऑब्ट्रूसिव। वो अवेलेबल हो, ऑब्ट्रूसिव ना हो, रोक के काम ना करवाए। एक्यूरेट एंड रोबस्ट, उसको एक्यूरेट होना चाहिए और रोबस्ट होना चाहिए। एरर हैंडलिंग उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से हो रही हो, और फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी उसमें होनी चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यूजर सपोर्ट कम्स इन नंबर ऑफ स्टाइल्स, कमांड बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प आती है। ये जाहिर बात है कि जिस कमांड को पे उसको हेल्प चाहिए वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको सपोर्ट ही चाहिए, उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो जाती है। ट्यूटोरियल, ऑनलाइन, डॉग, विजर्ड्स एंड असिस्टेंट जो हैं ये ज़ाहिरी बात है यूजुअली हमारे नोवाइस वगैरह के लिए हो जाते हैं और उनकी सपोर्ट होती है। और अगर हम बहुत अच्छा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो हम एडाप्टिव हेल्प की तरफ भी जा सकते हैं। एडाप्टिव हेल्प के ऑब्वियसली बनाने में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज रिक्वायरमेंट, नॉलेज गैदरिंग जो है वो बड़ा मेन इशू होता है, और उसके लिए हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। Design of user support must take account of presentation and implementation issue। जो डिज़ाइन जब भी आप करें यूज़र सपोर्ट सिस्टम को, तो हमें ये ज़रूर देखना है कि उसकी हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन में हमने ये ज़रूर रखना है कि जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है और जो हमारी ऑफलाइन या स्पेसिफिकली प्रिंट आउट डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्लियर, फ्लेक्सिबल और जो है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उस फेमिलियरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि और इंस्ट्रक्शनल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में ये आ जाता है कि हमारे पास हम किसको कंट्रोल देंगे, क्या हम यूज़र को कंट्रोल देंगे, कि हम सिस्टम को कंट्रोल देंगे, कहाँ ये यूज़ हो रहा है, किस हार्डवेयर, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में देखते हैं। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।